तो चलिए दोस्तों, लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए एक और नई लेक्चर सीरीज ऑफ पावर प्लांट इंजीनियरिंग एंड दिस इज आवर सेकंड चैप्टर ऑफ हाइडल पावर प्लांट्स. दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट दिस हाइडल पावर प्लांट्स और वी कैन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स. तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, वाटर की एनर्जी के बारे में और किस तरह से एनर्जी कन्वर्ट होती है, इसकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है और सब ओवरऑल इन जनरल बेसिक चीज जो आपको हाइडल पावर प्लांट्स के बारे में पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हाइडल पावर प्लांट्स की, तो इसका पावर कन्वर्जन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने देखा था, यानी हमारा अप्रोक्सीमेटली एनर्जी कन्वर्जन वाला जो लेक्चर था, उसमें हमने स्पेशल हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए देखा था कि एनर्जी कन्वर्ट कैसे होगी, राइट. कि वाटर के पास पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी होगी, वो टरबाइन में आएगी और इट विल बी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी. तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि वाटर जो है, हाइड्रो, एक्वा या वाटर, सब एक ही चीज है. सो बेसिकली ये जो वाटर है ये ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए तो इंपॉर्टेंट है और इसके साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से आज हम लोगों ने वाटर को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज करने चालू कर दिया है. तो वाटर के पास जो एनर्जी रहती है वो कौन से फॉर्म में स्टोर रहती है? तो सिंपल के टीई एंड वी कैन से प्रेशर एनर्जी. तो वाटर के पास जो एनर्जी का मेन सोर्स है जिसे हम यूज करते हैं वो इन तीनों में से एक होता है. इसमें से भी मेजर जो पोर्शन है वो इन दोनों का. These are none other than kinetic energy and potential energy. और प्रेशर एनर्जी हो जो वो है एक मिक्स केस की तरह है, यानी ऑब्वियसली जब भी इन दोनों का कन्वर्जन होता है तब बीच में जब भी आप स्टोर करते हो तब ये एनर्जी भी पार्ट प्ले करती है, बट इनडायरेक्टली. इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं करते, मेजर हमारा इन दोनों का कैलकुलेशन पार्ट आता है या कन्वर्जन पार्ट आता है. तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? इट इज बेसिकली नथिंग बट स्पीड एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी. और पोटेंशियल, इट इज नथिंग बट एनर्जी ड्यू टू हाइट और वी कैन से हेड in meters of water, and obviously this is going to be meter per second. तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी वो वाटर की स्पीड, जो फ्लो होने की स्पीड है उससे रिलेटेड है. और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पानी का जो सरफेस है, टॉप सरफेस, उसकी ग्राउंड लेवल से एलिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है. यानी जितनी ज्यादा हाइट पानी की स्टोरेज के अंदर उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास, और जितनी ज्यादा स्पीड पानी के फ्लो के अंदर उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हमारे पास. तो इन दोनों के स्पेसिफिक टर्बाइन आते हैं, पेल्टन व्हील, कैपलान, फ्रांसिस. तो ये टर्बाइन इन दोनों में से या तो दोनों को ही साथ में यूज करके इस एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं और फिर फाइनली आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है. तो क्वाइट सिंपल, राइट. बट आपको ये याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू वेलोसिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू हाइट और वी कैन से हेड. अब नेक्स्ट था, चलो काइनेटिक एनर्जी तो हम नोजल से ला सकते हैं. नोजल यानी बेसिकली एक सिंपल अरेंजमेंट सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की जिसमें पाथ छोटा हो रहा है. तो ये बहुत कॉमन चीज है जो हम बचपन से खेलते आ रहे हैं कि पानी के पाइप को थोड़ा स्क्वीज करो तो पानी दूर जाता है, यानी पानी की वेलोसिटी बढ़ जाती है. तो नोजल एक ऐसा ही मैकेनिकल डिवाइस है जो पानी की स्पीड बढ़ाता है, बेसिकली प्रेशर एनर्जी को या पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो इस तरह से हम वेलोसिटी की एनर्जी तो दे सकते हैं. और इसलिए मैंने कहा था कि बहुत सारे टर्बाइन के जस्ट पहले हम नोजल को अटैच करें ताकि भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल सके कन्वर्ट करने के लिए, राइट. तो काइनेटिक एनर्जी तो पता चल गई. अब ये कैसे करेंगे? ऑब्वियसली आप बोलोगे टैंक बना लेते हैं. कितना बड़ा टैंक बनाओगे? डैम जितना बड़ा टैंक बनाओगे? नहीं, बिकॉज उतना बड़ा डैम जितना बड़ा टैंक बनाने में जो खर्चा होगा वो खर्चा निकालने में आपके 30-40 साल निकल जाएंगे हाइड्रो पावर प्लांट बनाने के बाद, पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद. तो बेसिकली हमें कुछ ऐसा लोकेशन चाहिए जो नेचुरल रिजर्वॉयर हो और वहां पर सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन करने से आपका डैम जैसा स्ट्रक्चर रेडी हो जाए. यानी बेसिकली आपको इसके लिए चाहिए वैली.
वैली रीजन, यानी दो पहाड़ों के बीच में जहां पे पानी का फ्लो हो रहा हो। तो इसके आगे अगर आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना दोगे, वॉल बना दोगे, तो दो साइड से तो पहले से ही सराउंडेड है, एक साइड से पानी आ रहा है, सिर्फ तीसरा स्लाइड ब्लॉक करना है आपको। तीसरा स्लाइड ब्लॉक किया नहीं कि वहां पे डैम का स्ट्रक्चर आपका रेडी हुआ। तो इस तरह से आपको एक नेचुरल अरेंजमेंट मिलनी चाहिए हाइड्रो पावर प्लांट के लिए, डैम सेट करने के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली हाइड्रो पावर प्लांट वाटर से चलता है, हवा से नहीं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो वाटर की है वो पूरी करने के लिए आपके पास नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर होना चाहिए, अबंडेंट क्वांटिटी में, बहुत क्वांटिटी में होना चाहिए पानी, तभी आप ये सेटअप कर सकते हो। ये इसका एक आप डिसएडवांटेज मान सकते हो कि पानी का थ्रू आउट ईयर आपको सप्लाई होना चाहिए। पर इंडिया में ये प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिकॉज इंडिया की जो माउंटेन रेंज है, हिमालयास और ऑफकोर्स रेनी सीजन, दोनों इस कंडीशन को फुलफिल करने में बहुत हेल्प करते हैं। और ऑब्वियसली क्योंकि पहाड़ी एरिया से पानी आता है, तो बीच में पहाड़ की वैली बनना बहुत ही सिंपल लॉजिकल बात है, जहां पे आप इजीली डैम का स्ट्रक्चर सेटअप कर सकते हो। तो डैम का स्ट्रक्चर सेटअप कर सकते हैं और आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और थ्रू आउट ईयर आपको पानी की सप्लाई मिल सकती है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी सरप्लस क्वांटिटी में वाटर आ जाता है, तब डैम बहुत ज्यादा खोलने से अचानक हाई फ्लो की वजह से बाढ़ आ जाती है, जो बहुत कॉमन है अचानक हाई रेनफॉल के टाइम पर। तो वो एक नेचुरल नहीं बोल सकते, एक्चुअली फ्लड जो है आर्टिफिशियल ह्यूमंस की वजह से है, क्योंकि हम डैम बनाते ही नहीं तो फ्लड आती ही नहीं। हमने पानी को स्टोर किया, उसकी ये एनर्जी इंक्रीज कर दी, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी, और सब बारिश आई तो उसने लेवल और बढ़ा दिया। तो और ऐसी कंडीशन में आपने अचानक गेट खोल दिया, तो वो सारी एनर्जी एक साथ रिलीज हो गई, इसकी वजह से बाढ़ आ गई। सो बेसिकली बाढ़ इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, इट्स अ मैन मेड डिजास्टर, बट दैट्स नॉट आवर टॉपिक। व्हाट वी आर कंसर्न विद इज how this energy is made. So I think it is quite clear how we are gaining this head. क्योंकि डैम के जितनी ऊंची आप दीवार रखोगे और जितना ऊपर ओपनिंग रखोगे, उतना ज्यादा आपको हेड मिल जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल प्रोसेस, राइट? तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाइडल पावर प्लांट क्या है, वो कौन सी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, और उन एनर्जी को हम कैसे लेते हैं। फॉर काइनेटिक एनर्जी वी हैव नोजल, फॉर पोटेंशियल एनर्जी वी यूज डैम, और यू कैन यूज सम अदर अरेंजमेंट, बट बेसिकली आपका यही टारगेट होता है कि आप पानी की हाइट, जो लेवल है पानी का, उसकी हाइट इंप्रूव कर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विद दैट सेड, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्मॉल टॉपिक। लेट्स गेट टू इट। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स की, जो आपको हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में जब बात करें तब पता होनी चाहिए, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम कॉमन जनरल नॉलेज एज वेल। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो आप सभी पता है डेफिनेटली, कि हाइड्रो पावर प्लांट्स जो है वो नॉन पोल्यूटिंग है, उनसे जरा भी रत्ती भर भी पोल्यूशन नहीं होता, और इसीलिए उसे हम व्हाइट कोल भी कहते हैं। जो हाइड्रो पावर प्लांट का जो एनर्जी सोर्स है, वाटर फ्रॉम डैम्स, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट कोल। इसलिए कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी पूछा जाता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पावर प्लांट्स ऑपरेटिंग ऑन व्हाइट कोल। तो वहां पर दिमाग चकरा जाता है और कई उटपटांग आंसर निकल आते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट हाइड्रो पावर प्लांट्स आर नॉन पोल्यूटिंग, एंड दैट्स व्हाई दिस एनर्जी सोर्स, दैट इज वाटर फ्रॉम हाइड्रो पावर प्लांट्स, is basically white coal, and that's why they can also be said as power plants operating on white coal. Normal coal is black, you should know that basically, right? और उसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं कि पानी को आप एक बार टरबाइन चलाने के लिए यूज करो तो ऐसा नहीं कि वो इनयूजेबल हो गया, राइट? जैसे कि पेट्रोल है, आपने एक बार उससे गाड़ी चला ली तो पेट्रोल फिर से आप यूज कर सकते हो, उसका धुएं को कैप्चर करके रखो, केमिकल प्रोसेस करो, फिर भी आपको पेट्रोल तो वापस नहीं मिलने वाला, इतनी मेरी गारंटी। और अगर आप कर दो तो नोबेल प्राइज लेने चले जाना, राइट? लेकिन पानी की बात करें तो पानी का टरबाइन चलाओ, बार बार चलाओ, उसका यूटिलाइजेशन करो, उसको आप रीयूज कर सकते हो। तो रीयूज करने के एक तो आर्टिफिशियल तरीका पंप स्टोरेज, जो हम फर्स्ट चैप्टर में टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट में देख गए, पंप स्टोरेज पावर प्लांट देख चुके हैं। और सेकेंड, अगर आप पंप स्टोरेज ना करो तो भी हमारे पास है, वो है नेचुरल तरीके से, दैट इज वाटर साइकिल। यानी पानी एक बार नीचे आ गया लेकिन वो नेचुरली बारिश के रूप में जाकर फिर से डैम में कलेक्ट हो जाएगा, दैट्स नेचुरल वे ऑफ रिन्यूएबिलिटी, राइट? तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि आर्टिफिशियली भी और नेचुरली भी ये रिन्यूएबल है, एंड दिस इज हाउ इट इज रिन्यूएबल।
और ऑब्वियसली क्योंकि डैम बनाना पड़ता है पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट के, क्योंकि डैम उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। डैम के बिना पानी को स्टोर नहीं कर पाओगे, और पानी स्टोर नहीं होगा आपको पोटेंशियल हेड नहीं मिलेगा, और पोटेंशियल हेड नहीं मिलेगा तो टर्बाइन कहां से चलेगा, राइट। सो उसके लिए बहुत ही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगता है और बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। और ऑब्वियसली सिर्फ यही नहीं, कभी भी डैम बनाने के लिए वहां का जो जंगल है साफ करना पड़ता है, उसके आगे के गांव हटाने पड़ते हैं, क्योंकि वो कैचमेंट एरिया आ जाता है। क्योंकि अचानक अगर आप डैम खोलते हो तो ऑब्वियसली वो सबसे पहले बाढ़ आएगी, तो उस एरिया को क्लियर करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट लीगल बहुत इश्यूज आते हैं। तो इसका जो सेटअप है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है एज कम्पेयर टू अदर पावर। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अबाउट जब जीटीयू ने आपका सिलेबस, पिछले बार का सिलेबस रिलीज किया था, पिछली बार का यानी कुछ 2013-14 का सिलेबस, तब इंडिया में 25% जो टोटल पावर प्रोड्यूस हो रही थी उसमें से 25% हाइड्रो पावर प्लांट दे रहे थे, और आज तकरीबन 30 से ज्यादा 32 से 35% पावर कंट्रीब्यूशन आज हाइड्रो पावर प्लांट दे रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है कि हाइड्रो पावर प्लांट जो है सेटअप उनका इंडिया में बढ़ रहा है, और बेसिकली हमें फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी मिल रहा है, बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी अदर इन्वेस्टमेंट अदर देन दिस डैम कंस्ट्रक्शन। क्योंकि नॉर्मल दूसरे पावर प्लांट में ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कोल, फ्यूल, ऑयल एक्सेट्रा लगते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इनिशियल कॉस्ट लगता है जो ओवर द ईयर कवर हो जाता है। और हाँ, ये तो इंडिया की बात हुई, पर आप मानोगे नहीं, कुछ देश ऐसे भी हैं जैसे कि नॉर्वे, वहां पर 2012-13 के टाइम पर 99% जो पावर प्रोड्यूस हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो पावर प्लांट से आ रही थी। 99%, कैन यू बिलीव इट, 99%। और जो बाकी का 1% था वो कोल बर्न करने से या ऐसे कुछ छोटे मोटे यूज के लिए एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स यूज हो रहा था। हाँ, लेकिन अब वो थोड़ा सा कम के 97 आ गया। यहाँ पर उल्टा, यहाँ पर 99 से 97 इसलिए आया है कि वहां पर रिसेंटली विंड फार्म्स भी डेवलप हो गए हैं, तो अब वो 3% 2% उसमें कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए ये रिड्यूस है। बाकी नॉर्वे जो है कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हाइड्रो पावर प्लांट्स। और सबसे अच्छी बात ये है, आउट ऑफ एनी पावर प्लांट इट हैज द हाईएस्ट एफिशिएंसी, हाईएस्ट, आई रिपीट, हाईएस्ट एफिशिएंसी आउट ऑफ एवरी पावर प्लांट। बिकॉज आप सोलर की बात करो तो सोलर को किसके डिफरेंस में गिनोगे आप, सन की एनर्जी और जो एनर्जी बन रही है वो, तो बहुत डिफरेंस आएगा। लेकिन यहाँ पर एनर्जी क्या है, डायरेक्टली पानी का पोटेंशियल है जो इजीली टर्बाइन में कन्वर्ट हो रहा है। सिर्फ लॉस कौन से आएंगे, ओनली एंड ओनली फ्रिक्शन लॉस। और अगर मैं पोल की बात करूं तो पोल बेस्ड पावर प्लांट्स, तो उनमें पहला तो हीट लॉस हो जाएगा, फ्रिक्शन लॉस हो जाएगा, कन्वर्जन लॉस हो जाएगा, तो बहुत लॉस आता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको 95% तक भी एफिशिएंसी मिल जाती है इस हाइड्रो पावर प्लांट में। With that said, I think you are quite curious to learn more about them, and it is going to be very interesting session from here on. So let's look forward to it, and thank you for watching the video. Let's meet in the next lecture.